क्या हम किसी मरे हुए इंसान को मौत के बाद दोबारा से जिंदा कर सकते हैं? इसे टेस्ट करने के लिए अर्ली 1900s में कुत्तों पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जो किसी भी आम इंसान का दिल दहला देंगे। इस क्लिप पर जरा नजर डालिए। ये कोई जिंदा कुत्ता नहीं है, बल्कि एक मरा हुआ कुत्ता है जिसका कटा हुआ सर एक मशीन से कनेक्ट किया गया है, हार्ट और लंग्स की नकल करने वाली एक मशीन। अब यहां पर इस सीन में देखना, जैसे ही उस मरे हुए कुत्ते के मुंह पर साइंटिस्ट खट्टा साइट्रिक एसिड लगाते हैं, वो तुरंत ही उसे लिक करने लग जाता है। बट ये इकलौता रिस्पॉन्सिवनेस का सबूत उस मरे हुए कुत्ते में नहीं था। जब उसके आंखों पर लाइट मारी जाती है या आसपास किसी हथौड़े से टेबल को नॉक किया जाता है, तो वो उन स्टिमुलसेस पर भी रिस्पॉन्ड करता है, व्हिच जस्ट प्रूव्स कि वो कुत्ता सिर्फ बायोलॉजिकली ही जिंदा नहीं हुआ, बल्कि आसपास जो हो रहा है उसके बारे में कॉन्शियस भी था। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे? I mean, ब्रेन, हार्ट और लंग्स के अलावा जिंदा रहने के लिए बाकी के ऑर्गन्स का भी तो प्रॉपर फंक्शनिंग जरूरी है। तो सिर्फ खून और ऑक्सीजन को देकर एक मरे हुए कुत्ते को आखिर जिंदा कैसे किया गया? और क्या ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट को कभी इंसानों पर भी ट्राई किया गया है? इफ यस, देन उनके साथ आखिर हुआ क्या? आज हम इन्हीं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन द रिवाइवल ऑफ डेड के बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत से केसेस होते रहते हैं। जैसे जस्ट अभी कुछ दिनों पहले बैंगलोर के एक पीजी में खुलेआम एक लड़की का मर्डर हो गया था। कभी बीच रास्ते में किसी की हत्या कर दी जाती है और देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे तो करे क्या। कुछ लोग तो एक्शन नहीं लेते ये सोचकर कि कोई और ले लेगा, तब तक वेट करता हूं, या फिर कोई सोचता है कि एक्शन लेकर क्या ही फायदा है जब इंसान ऑलरेडी मरने ही वाला है। तो ऐसे में एक इंसान के पास एग्जैक्टली कितना समय होता है पीड़ित की जान को बचाने के लिए और उसे मौत के मुंह से निकालने के लिए, या मौत के बाद भी जिंदा कर पाने के लिए? बहुत ही जल्द आपके पास इन सवालों के भी जवाब होंगे। और उसी के साथ आज इस वीडियो से आप कुछ बहुत ही जरूरी लाइफ सेविंग स्किल्स भी सीखोगे जो आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत ही काम आ सकते हैं। मौत का डर ये किसी भी इंसान के लिए सबसे अल्टीमेट डर होता है। और इंटरेस्टिंगली, इंसान को मरने के बाद जिंदा करने वाले एक्सपेरिमेंट्स ये उससे भी डरावने हुआ करते थे जिस दौर में साइंटिस्टों ने इन्हें परफॉर्म किया था। आज के ह्यूमन और एनिमल राइट्स के जमाने में इन्हें परफॉर्म करने का कोई सोच भी नहीं सकता। फिर आज से 100 साल पहले वाले दौर में ऐसी क्या खास बात थी कि साइंटिस्ट इन क्रूर एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के बारे में 2 बार नहीं सोच रहे थे? ये सब की शुरुआत होती है साल 1914 से 1923 के दशक में, जिस समय को सोवियत रशिया यानी कि यूएसएसआर के इतिहास का सबसे ब्लडी दौर कहा जाता था। इतना कि इस पूरे दशक को आज भी रशिया में रेन ऑफ डेथ कहते हैं। इन 9 से 10 सालों में सोवियट्स का समय इतना बुरा चल रहा था कि वो अपने देश के हित के लिए जो भी कदम उठाते वो तबाही का ही मोड़ ले लेता था और लाखों लोगों की जान चली जाती। सबसे पहले तो 1914 में उनके वेस्टर्न बॉर्डर पर बसे देश ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया ये वर्ल्ड वॉर 1 का केंद्र बन जाते हैं, जिसकी वजह से रशिया भी उस वॉर में घसीटा जाता है और उसके 2 से 3 मिलियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। पर यहां से तो सिलसिला बस शुरू हो रहा था, क्योंकि उसके बाद 1918 से 1921 के बीच वहां पर देश भर में सिविल वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें मैस माइग्रेशंस होते हैं, महामारियां फैलती है एंड अगेन करीब 8 से 10 मिलियन लोग मारे जाते हैं। और इस सब के बाद जब वॉर्स फाइनली खत्म होते हैं और देश में पीस स्थापित होने ही लगता है कि साल 1921 में अचानक से एकदम से सूखा पड़ जाता है और फिर से कई मिलियन लोग मारे जाते हैं। ऑल इन ऑल कहा जाता है कि इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में 1914 से लेकर 1923 के बीच लगभग 15 से 20 मिलियन रशियंस समय से पहले ही चल बसे। अब इन सभी लाशों और इन मौतों की आखिर कोई भरपाई कैसे करे? तो उन दिनों जो नई सोवियत सरकार बनी थी उसने तुरंत देश में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की, जिससे लोगों की हालत सुधरने लगी और वो अपना ट्रॉमा पीछे छोड़कर धीरे धीरे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाने लगे। एक्सेप्ट वन ग्रुप, सोवियत साइंटिस्ट्स। मौत को इतने करीब से देखने के बाद सोवियत साइंटिस्ट जैसे डेथ से ऑब्सेस होने लग गए थे। लाइक लिटरली अर्ली 1920s से ही जो उन्होंने अपने बुक्स, ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स या इवन आर्टिकल्स पब्लिश किए थे, उनके टाइटल्स ही आप जरा देख लो। लाइफ एंड डेथ, व्हाट इज डेथ, डेथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉडर्न साइंस, एजिंग एंड डेथ, द प्रॉब्लम्स ऑफ डेथ एंड इमॉर्टैलिटी, डेथ एंड रिवाइवल, द एनिग्मा ऑफ डेथ एंड सो ऑन। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, 1924 में एक रीनाउंड पैथोलॉजिस्ट जॉर्जिल शोर ने तो यह सजेस्ट किया था कि साइंस में एक अलग ही स्पेशल फील्ड होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ डेथ से डील करे। और ग्रीक गॉड ऑफ डेथ थैनोटोस के नाम पर उन्होंने उस साइंटिफिक फील्ड का नाम भी सजेस्ट किया था, थैनाटोलॉजी। यानी कि आप देख सकते हो वो डेस्परेटली मौत को समझना चाहते थे कि भाई प्रॉपर मेडिकल टर्म्स में ये डेथ
एग्जैक्टली होता क्या है। अब सोवियत साइंटिस्टों द्वारा शुरू की इस रेस के भागीदार तेजी से दूसरे देशों के साइंटिस्ट भी होने लगे, और अब वो सभी सिर्फ थियोरेटिकल लेवल पर ही नहीं बल्कि मौत को प्रैक्टिकली भी समझना चाहते थे। और इसी दौर में दो साइंटिस्ट ऐसे थे जो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने की होड़ में। पहला नाम था सोवियत साइंटिस्ट सर्गे ब्रुखोनेनको और दूसरा नाम था अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉर्निश। अब इनमें से स्पेसिफिकली रॉबर्ट कॉर्निश को तो आज के तारीख तक लोग मैड साइंटिस्ट करके बुलाते हैं, क्योंकि ये उस समय पर एक जायंट सीसॉ की मदद से मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। सो कॉर्निश आखिर क्या किया करते थे? वेल, एक इंसानी लाश को सीसॉ जैसे मूव होने वाले इस टीथर बोर्ड से बांधा करते, फिर उसमें वो एड्रेनलिन और हेपेरिन जैसे खून को पतला करने वाले केमिकल्स इंजेक्ट करते, और फिर टीथर बोर्ड को ऊपर नीचे हिलाकर ग्रेविटी की मदद से खून को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने की कोशिश करते। इसके पीछे उनका आइडिया ये था कि ऑक्सीजन मुंह और नाक के जरिए अंदर आएगा और फिर वो खून में मिलेगा, एंड देन वहां से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने लगेगा, जिससे लाशें जिंदा हो सकती है। So now the $1 million question, क्या वो लाशें जिंदा भी हुई? Well, as you can imagine, उनके इस तरीके से एक भी मुर्दा नहीं उठा, लेकिन कॉर्निश के मुताबिक इसमें गलती असल में मुर्दों की ही थी। No, I am serious. कॉर्निश का मानना था कि उन लोगों को मर के बहुत ही समय बीत चुका था और इसीलिए उन पे ये तरीका काम नहीं आया। पर अगर यही एक्सपेरिमेंट फ्रेशली मरे हुए इंसानों पर किया जाए तो ये काम कर सकता है। सो कॉर्निश ने फिर सेम एक्सपेरिमेंट को 5 फ्रेशली मरे हुए कुत्तों पर आजमाया, जिनका नाम रखा गया था लजारस 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। इनमें से पहले 3 तो एज एक्सपेक्टेड तीथर बोर्ड पर ही तितर-बितर हो गए, यानी कि मर गए, लेकिन सरप्राइजिंगली आखिरी 2 फिर से जिंदा हो गए। यानी कि कॉर्निश वाज नॉट दैट मैड आफ्टर ऑल। और इसके पीछे का साइंस क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली आपको आज के मॉडर्न साइंस के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काफी सिली लग रहा होगा। बट क्या कॉर्निश ने अनजाने में ही सही लेकिन डेड बॉडी को रिवाइव करने का कोई कोड क्रैक कर लिया था क्या? वेल, इन सवालों के जवाब जानने के लिए ना हमें यूएसए से यूएसएसआर शिफ्ट होना होगा, क्योंकि वहां पर सोवियत साइंटिस्ट सर्गे ब्रुखोनेनको भी मुर्दों को जिंदा करने के लिए एक्सट्रीम हद तक जा रहे थे। लेकिन अनलाइक कॉर्निश, उनका तरीका आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक था। इतना कि आज के मॉडर्न ओपन हार्ट सर्जरीज में पेशेंट्स को जिंदा रखने के लिए जिस आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है उन्हें, वो माना जाता है कि इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड है। दरअसल 18 सितंबर 1925 के दिन सर्गे ब्रुखोनेनको ने एक काफी इंटरेस्टिंग आविष्कार दुनिया के सामने लाया। उन्होंने जब रशिया के सभी बड़े बड़े मेडिकल प्रोफेशनल्स का एक कॉन्फ्रेंस जारी था, तब वहां एक ऑटोजेक्टर नाम के डिवाइस को पेश किया, जो हमारे हार्ट और लंग्स के फंक्शन को मिमिक कर सकता था। इसमें बेसिकली 2 इलेक्ट्रिक पंप्स लगे होते थे, जो रबर ट्यूब्स के जरिए गले में मौजूद मुख्य नसों से कनेक्ट किए जाते, और दूसरी तरफ ये दोनों पंप्स एक ऑक्सीजनेशन वेसल से कनेक्टेड होते, जहां खून में ऑक्सीजन ऐड किया जाता। बेसिकली इस डिवाइस के जरिए ब्रुखोनेनको का आइडिया ये था कि एक पंप मुर्दा शरीर में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खींचकर ऑक्सीजनेशन वेसल तक भेजेगा, और फिर वहां उसमें ऑक्सीजन ऐड होने के बाद दूसरा पंप वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से शरीर में इंजेक्ट कर देगा, और ऐसे एक मरा हुआ जीव वापस से जिंदा हो सकता है। अब मैंने शुरुआत में जो सर कटे कुत्ते का एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया था ना, वो असल में इसी चीज का लाइव डेमो था जो ब्रुखोनेनको ने पब्लिकली शो किया था, और ये एक प्रूफ था कि ब्रुखोनेनको का तरीका काम करता था और वो कॉर्निश से बेहतर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जिन कुत्तों के सर को रिवाइव किया था, वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट तक ही जिंदा रह पाए। सो ब्रुखोनेनको को यह पता चल गया था कि उन्हें अपने इस टेक्निक को और भी ज्यादा फुल प्रूफ बनाना होगा, और इसीलिए ऐसे में आप जानते हो उनका अगला डेमोन्स्ट्रेशन क्या रहा होगा? वेल, इस बार उन्होंने एक अक्खे कुत्ते को लिया, देन उसके गले की मुख्य नस को काटकर उसका पूरा खून एक्सट्रैक्ट कर लिया ताकि वो कुत्ता मर जाए। फिर करीब 10 मिनट तक उन्होंने वेट किया ताकि कोई भी गुंजाइश ही नहीं रहे कि वो जिंदा है, एंड देन फाइनली मरने के 10 मिनट बाद उन्होंने उस लाश को ऑटोजेक्टर से कनेक्ट करके उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश की। एंड देन जरा ये फुटेज देखो, ये वही कुत्ता है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। आप देख सकते हो वो पूरी तरह से रिकवर कर चुका है, एज इफ वो कभी मरा ही नहीं था। विच मीन्स उन्होंने एक पेशेंट को लिटरली मार के दोबारा से जिंदा करके बताया।
अब ऑब्वियसली इस सक्सेस के बाद डेफिनेटली आप पूछोगे कि क्या ब्रुखोनेनको ने कभी इसे इंसानों पर ट्राई करके बताया क्या? वेल, मैंने एकेडमिक रिकॉर्ड्स में बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे पर्सनली इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं मिला। बट इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि अगर खून और ऑक्सीजन को सही मात्रा में किसी डेड बॉडी में 10 मिनट के टाइम विंडो के अंदर सप्लाई किया जाए तो उसे वापस से जिंदा किया जा सकता है। बट जरा सोचो, आखिर सिर्फ 10 मिनट के लिए कुत्ते को मरा हुआ क्यों रखा गया, उससे ज्यादा क्यों नहीं? और सेम चीज आपने मूवीज में भी देखी होगी, जिसमें कई बार डॉक्टर्स कहते हैं ना कि बस 10 मिनट पहले अगर पेशेंट को लाया होता तो जान बच सकती थी। प्लस आपने कई बार यह भी देखा होगा कि कोई अगर मर रहा होता है और ईसीजी मॉनिटर पर ऐसी स्ट्रेट लाइन आने लगती है तो डॉक्टर तुरंत एक इंजेक्शन निकालकर उसे लगा देता है और फिर बाद में शॉक देकर उस विक्टिम को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। सो क्या 10 मिनट ही वो फाइनल लिमिट है जिस अहम घड़ी के गुजर जाने के बाद किसी को भी मौत के बाद वापस से जिंदा नहीं किया जा सकता? तो वेल, इस सवाल का जवाब देने के लिए ना हमें डेथ के प्रोसेस को ही सबसे पहले समझना होगा। डेथ कोई वन पॉइंट इवेंट नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ स्टेजेस होते हैं जिससे बॉडी गुजरती है। भले ही कोई इंसान की कॉन्शियसनेस एक झटके में चली जाए, वो अनकॉन्शियस हो जाए, बट मरते समय हर बॉडी उस डेथ के प्रोसेस से गुजरता ही है। तो देखो, जब कोई इंसान मर रहा होता है, स्पेशली अननेचुरल तरीके से, जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो शरीर 4 मेजर स्टेजेस से गुजरता है। पहला है शॉक। एक्सीडेंट हुआ हो, कोई ऊंचाई से गिरा हो, किसी ने गोली मारी हो, या इवन अगर कोई पंखे से लटक कर मरा हो, इन एनी केस वो जो इनिशियल ट्रॉमा होता है ना, अगर वो सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस कॉज करता है, या पंखे से लटकने के केस में ब्लड फ्लो को सिवियरली रेस्ट्रिक्ट करता है, या फिर ऑर्गन डैमेज कर देता है, तो फिर ऐसे में बॉडी उन इंजरीज की वजह से शॉक स्टेट में चली जाती है। इस स्टेट में बॉडी कोशिश करती है किसी भी तरह से हार्ट, लंग्स और ब्रेन, ये 3 वाइटल ऑर्गन्स तक एटलीस्ट कैसे भी करके खून पहुंचाए, और इसीलिए ऐसे टाइम पर विक्टिम का पल्स रेट तेज हो जाता है, बीपी ड्रॉप हो जाता है, और हाथ पैर जैसे नॉन वाइटल ऑर्गन्स पेल और ठंडे पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वहां का खून डाइवर्ट कर दिया गया। अब ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है, क्योंकि इस स्टेज में अगर आपने ब्लीडिंग को किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया, लेट्स से एक थिक टॉवल से उस ब्लीडिंग स्पॉट को कवर करके प्रेशर अप्लाई करके, तो आप उस विक्टिम के डेथ को कई घंटों तक डिले कर सकते हो। और इसीलिए अगर आपके सामने किसी एक्सीडेंटल विक्टिम को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी हालत में ब्लड लॉस को पहले रोकने की कोशिश करिए। बट लेट्स से बहुत ही ज्यादा घाव है और विक्टिम का शरीर एक तरह से छल्ली हो चुका है, उसमें हर जगह से खून लीक हो रहा है, तब क्या होगा? वेल, इन दैट केस विक्टिम बढ़ता है सेकेंड स्टेज की तरफ, विच इज कॉल्ड हाइपोवोलेमिक शॉक स्टेज। बेसिकली जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो नसों में इतना ब्लड ही नहीं बचता कि वो पर्याप्त प्रेशर की मदद से ऑर्गन्स तक ढकेले जाए, और इसीलिए ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलना बंद होने लगता है। इस सिचुएशन में आप देखोगे विक्टिम पहले तो वीक और कंफ्यूज नजर आने लगता है, और फिर सडनली उसकी ब्रीदिंग काफी तेज हो जाती है, एंड देन फाइनली वो बेहोश हो जाता है। अब इस स्टेज के बाद ना मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने लेवल पर इंसान को मौत से नहीं बचा सकते, और इसी लेवल पर मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम्स की मौत भी हो जाती है। बट एक्चुअली में इसे काफी हद तक रोका जा सकता है अगर बस एक चीज की जा सके, तो जिसके बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे। देखो, इस लेवल में एक इंसान सिर्फ हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी में ही बच सकता है, क्योंकि उसे एक्सटर्नली एक्स्ट्रा ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो पेशेंट की मौत कुछ समय के लिए और डिले की जा सकती है और उसे उस क्रिटिकल आवर से बाहर निकाला जा सकता है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो पेशेंट के सभी ऑर्गन्स के सेल्स ब्लड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से धीरे धीरे मरने लगेंगे, और ऐसे में पेशेंट पहुंच जाएगा मौत के तीसरे स्टेज में, विच इज कॉल्ड क्लिनिकल डेथ। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस से अगर सपोज हार्ट स्टॉप हो गया और ब्रीदिंग भी रुक गई, तो पल्स नहीं मिलती है और मॉनिटर भी ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाने लग जाता है, और इसीलिए स्टेज को टेक्निकली क्लिनिकल डेथ कहा जाता है, जब हार्ट बीट करना स्टॉप कर चुकी हो। अब जो ब्रुखोनेनको के एक्सपेरिमेंट्स में 10 मिनट के बाद कुत्तों को वापस जिंदा किया जा रहा था ना, वो एक्चुअली में इसी टाइप के डेथ से वापस लाया जा रहा था। इस स्टेज में ज्यादातर केसेस में डॉक्टर्स के पास लगभग 10 मिनट के अराउंड का समय होता है विक्टिम के हार्ट बीट को फिर से किक स्टार्ट करने के लिए। बट अगर ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, तो पेशेंट एंटर करता है द फाइनल स्टेज ऑफ डाइंग, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ या इवन ब्रेन डेथ। इस स्टेज में क्योंकि सेवरल मिनट्स तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला, ब्रेन के और दूसरे ऑर्गन्स के सेल्स तेजी से मरने लग जाते हैं और हमारे बॉडी और ऑर्गन्स पर से उसका कंट्रोल छूटने लगता है। और इसीलिए आप देखोगे इस लास्ट स्टेज में विक्टिम की आंखें एक ही चीज पर फिक्स हो जाती है,
और आंखों के प्यूपिल्स डायलेट यानी कि स्प्रेड हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली यही वो फाइनल स्टेज होता है डेथ का, जिसके बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता। ब्रेन के मिलियंस ऑफ सेल्स लिटरली मर चुके हैं, उन्हें वापस कोई भी मेडिकल प्रोसीजर से जिंदा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से एक टूटे हुए कांच के ग्लास को उसी सेम स्ट्रक्चर में वापस से फिक्स नहीं किया जा सकता। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि क्लिनिकल डेथ के बाद पेशेंट को जिंदा करते समय पेशेंट जिंदा तो हो जाता है, लेकिन कई हद तक उसके दिमाग के सेल्स मर गए होते हैं, और इससे या तो वो पेशेंट पार्शियली कोमा में चला जाता है या फिर सिर्फ एक जिंदा लाश बन जाता है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, उसका सिर्फ हार्ट काम कर रहा है, वो ब्रीदिंग कर रहा है, और मे बी दूसरे ऑर्गन्स उसके काम कर रहे हैं, बट वो ब्रेन डेड हो चुका है। उसके ब्रेन के सेल्स लिटरली मर चुके हैं। ना वो कुछ देख सकता है, ना ही वो कुछ सुन सकता है, और ना ही इवन कुछ फील कर सकता है। बिल्कुल जिंदा लाश, धड़कते हुए दिल के साथ। जैसे कार्डियक अरेस्ट पेशेंट कैरोल का केस ले लो। कार्डियक अरेस्ट से इनकी हार्ट बीट पूरी तरह से थम गई थी, यानी कि क्लिनिकल डेथ हो चुका था, बट 45 मिनट्स बाद उनको फिर से रिवाइव किया गया। तो यहां पर 10 मिनट के लिमिट को भी फार एक्सीड करके 45 मिनट्स बाद रिवाइव किया गया। डॉक्टर सैम पर्निया, जो न्यूयॉर्क के स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में रिवाइवल रिसर्च के मेन डायरेक्टर है, उनके हिसाब से कैरल को इकलौती ऐसी व्यक्ति नहीं है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि कुछ घंटों के बाद भी मरने के बाद रिवाइव हो पाए। बेसिकली मौत के बाद भी जिंदा करने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है कॉल्ड डिफिब्रिलेशन। इसमें जो इंसान क्लिनिकल डेथ एक्सपीरियंस कर रहा होता है, यानी कि जिसका हार्ट अपनी नेचुरल रिदम को खोकर थम रहा होता है, उसको शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश की जाती है। आपने मूवीज में भी ये करते हुए देखा होगा। इसमें बेसिकली एक डिफिब्रिलेटर मशीन होती है जिसके 2 पैड्स पेशेंट के चेस्ट रीजन में एग्जैक्टली इस पोजिशन में टच किए जाते हैं और फिर चार्ज को रिलीज किया जाता है। आइडियली फर्स्ट शॉक में ही पेशेंट का हार्ट रीस्टार्ट होकर नॉर्मल हार्ट बीट के साथ बीट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 और अटेम्प्ट्स किए जाते हैं, और एपिनेफ्रिन या वैसोप्रेसिन जैसे नसों को कंस्ट्रिक्ट करने वाले इंजेक्शंस देकर बीपी को बढ़ाया जाता है, ताकि हार्ट के मसल्स को और ज्यादा ऑक्सीजन मिले और वो फिर से नॉर्मल रिदम में किक स्टार्ट हो सके। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर हार्ट थमते ही तुरंत पेशेंट को सीपीआर दिया हुआ होगा ना, तो इस शॉक वाले मेथड से इंसान के जिंदा होने के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। सीपीआर बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें पेशेंट के चेस्ट को दबा दबा कर मैकेनिकली हार्ट से ब्लड पंपिंग करवाया जाता है। आप इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें आपको इसका बेसिक साइंस समझ में आ जाएगा। काफी डिटेल में, काफी इजी तरीके से ये वीडियो आपको बता देगी। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये टेक्निक भी सभी को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसीज जैसे कि हार्ट अटैक्स या ड्राउनिंग के केसेस में ये बिल्कुल काम आ सकती है। कैरल के केस में भी सीपीआर दिया गया था, इसीलिए वो 45 मिनट्स बाद भी जिंदा हो पाई। खैर, अब ये सब बातें तो हमने कर ली, लेकिन इन बातों से हम क्या सीख सकते हैं और इस दुनिया को बेहतर कैसे बना सकते हैं? जैसे आपको पता है, हम गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल में साइंस के जरिए पर्सनल और सोशल एम्पावरमेंट लाना चाहते हैं, और ये चीज विदाउट अ डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक सोच है। तरक्की की सोच, बेहतर जिंदगी और समाज का एक चीट कोड है। जब हमारे सामने अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई लड़ाई झगड़े में इंजर हो जाता है, तो आखिर हमें विक्टिम को कितना जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट, कि जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या फिर एम्बुलेंस का वेट करना चाहिए। यहां पर क्या करना सही होगा? तो इसके लिए ना आपको बहुत ही कम समय में डिसीजन लेना होगा कि विक्टिम के पास अप्रोक्सीमेटली कितना समय बचा है। मेडिकल फील्ड में ना एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड ट्राइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉमा डेथ्स। इसमें पेशेंट को कहां पर इंजरी लगी है, इसके बेसिस पर उनके पास कितना समय है, ये डिसाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी यहां पर है इमीडिएट डेथ्स की, यानी कि कुछ सेकंड से ही, कुछ मिनटों में इंसान मर सकता है। इसे कैसे पहचाना जाए? लेट्स से अगर एक्सीडेंट के इंपैक्ट से सिवियर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है या फिर कोई मेजर ब्लड वेसल रप्चर हो चुका है, तो ऐसे केसेस में विक्टिम सिर्फ कुछ मिनट्स तक ही जिंदा रहता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस में देयर इज नो चांस कि पेशेंट हॉस्पिटल तक भी जिंदा पहुंचे। अब ऐसे और भी कुछ केसेस हैं जिसमें इमीडिएट डेथ हो सकता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो मेंशन्ड है। अब सेकंड कैटेगरी है अर्ली डेथ्स की, यानी कि वो विक्टिम्स जो कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों में मर सकते हैं। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके एब्डोमिनल रीजन में, यानी कि पेट में इंजरीज हुई है, या तो लंग्स में लेट्स से फ्लूइड जमा हो गया है, या मॉडरेट ब्लीडिंग हो रही है थ्रू आउट द बॉडी। ऐसे ही कुछ और भी केसेस है जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इन केसेस में विद एडिक्वेट फर्स्ट एड हेल्प एक विक्टिम आराम से कुछ घंटे बिता सकता है बिफोर डाइंग। अब वो जो कहते हैं ना, दुर्घटना के बाद
पहला घंटा गोल्डन आवर होता है, वो असल में इसी कैटेगरी के विक्टिम्स के लिए कहा जाता है। खैर, जो थर्ड एंड फाइनल कैटेगरी है वो है लेट डेथ्स। इस तरह के डेथ्स मोस्टली काफी रेयर होते हैं और मोस्टली कई दिन या कभी कभार हफ्तों के बाद भी होते हैं। मेनली अगर इंजरी साइट के पास कोई इन्फेक्शन हो गया या वो अननोटिस रह गया तो आगे जाकर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब ऐसा क्यों है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इसी गोल्डन आवर में सबसे ज्यादा मरते हैं और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? देखो, इस संदर्भ में ना इंडिया में तो हालत और भी बुरी है। हमारे यहां पर आंकड़े बताते हैं कि आज 50% रोड एक्सीडेंट डेथ्स सिर्फ इस वजह से होते हैं कि विक्टिम को पहले घंटे में यानी कि गोल्डन आवर में जरूरी मेडिकल केयर ही नहीं मिल पाता। और इसका रीजन जानते हो क्या है? वेल, रिसेंटली एम्स और नीति आयोग ने मिलकर जब पूरे देश की इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं को असेस किया तो पता चला कि भारत के करीब 90% रोड एम्बुलेंसेज में जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स ही नहीं होते। 95% एम्बुलेंसेज को अनट्रेन्ड स्टाफ ऑपरेट करते हैं और ऑलमोस्ट 98.5% एम्बुलेंसेज मरीज नहीं बल्कि सिर्फ मुर्दों को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अब ज्यादातर डेवलप्ड देशों में जो एम्बुलेंसेज होते हैं उनमें एक ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ प्रेजेंट होता है और साथ ही ये सारे जरूरी मेडिकल एमिनिटीज भी उपलब्ध होते हैं। इनकी मदद से ये स्टाफ आसानी से विक्टिम का ब्लड सर्कुलेशन फिर से किक स्टार्ट कर पाता है और हॉस्पिटल पहुंचने तक उसे ऑक्सीजन मास्क के थ्रू ऑक्सीजन भी सप्लाई करवाते रहते हैं। इस गोल्डन आवर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीजन और ब्लड ही होती है, जिससे क्लिनिकल डेथ को ड्रास्टिकली डिले किया जा सकता है और पेशेंट के जिंदा बचने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये फैसिलिटीज मोस्ट ऑफ द एम्बुलेंसेज में नहीं होती और कई लोग इन्फॉर्म भी नहीं होते कि वो विलिंगली ऑप्ट कर सके। और इंडियन सिटीज में ट्रैफिक ही इतना होता है कि सिर्फ नजदीकी हॉस्पिटल तक पहुंचने में भी आपको आधे से 1 घंटा लग जाता है। ये लिटरली इस सबसे अहम घड़ी में पेशेंट की जान के साथ खेलने के जैसा होगा और इसीलिए जितना पॉसिबल हो सके क्रिटिकल सिचुएशंस में हमेशा कंफर्म करके एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए ही ऑप्ट करना चाहिए, जिसमें पहले बताए गए सभी लाइफ सपोर्ट फैसिलिटीज मौजूद हो। इस वीडियो के जरिए मैं एक अपील भी करना चाहूंगा मेडिकल और गवर्नमेंटल अथॉरिटीज को। डेटा के हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर एम्बुलेंस फैसिलिटीज नहीं होने की वजह से 98.5% मेडिकल इमरजेंसी एम्बुलेंसेज सिर्फ मुर्दों को ही हॉस्पिटल तक पहुंचा पा रहे हैं। यहां पर हमें एडवांसमेंट और इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, अगर आपके सामने भगवान ना चाहे बट कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो प्लीज जितना जल्दी हो सके एक्शन लीजिए। वेट मत करिए कि कोई और लेगा। आप ये बात अच्छे से जानते हो कि गोल्डन आवर किसी भी विक्टिम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लग रहा है कि एम्बुलेंस को आने में समय लगने वाला है और हॉस्पिटल करीबी है तो आप खुद उन्हें हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में डायरेक्टली भर्ती करा सकते हैं। एक मिनट यहाँ पर एक्सट्रीमली कीमती होता है, बिल्कुल किसी इंसान के जान की तरह। विद दैट सेड, थैंक यू इस साइंस के वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साइंस की मदद से हम एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं और ये सिर्फ आप, मैं और हम सभी के योगदान से ही संभव हो सकता है। याद रहे, साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एक नजरिया है दुनिया देखने का। जय हिंद, जय विज्ञान।